गुड मॉर्निंग। 1 जनवरी की हम न्यूज़ कवर करेंगे आज और लेट्स स्टार्ट। ओके, तो देखो, इंडियन इकोनॉमी के बारे में बताया है कि हमारी इकोनॉमी पॉइज्ड है फॉर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होनी ही है इसकी, चाहे कितनी भी हेडविंड्स हों। हेडविंड्स मैं आपको बता चुका हूँ। अगर ये कहीं भी देखें, अगर ये बोट है इस तरफ, अगर ये जा रही है, ऑलराइट, और अगर हवाएं इस तरफ से चल रही हैं तो इनको हेड की तरफ से आ रही है ना, तो इनको हेड विंड्स बोलते हैं। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये हमारे लिए परेशानी खड़ी करेगी, इस बोट को रोकेगी। तो हेड विंड्स आर बैड और टेल विंड्स आर गुड। ऑलराइट, तो आरबीआई गवर्नर हैं, इसका नाम याद रखिएगा आप। आरबीआई गवर्नर हैं हमारे संजय मल्होत्रा जी। उन्होंने बोला है कि चाहे कितनी भी हेडविंड्स आएँ, हमारी इकोनॉमी ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रहने वाली है डिस्पाइट वॉलेटाइल। चाहे कितना भी अनफेवरेबल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो, चाहे युद्ध हो रहे हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी प्रोजेक्टेड है कि हाइयर ग्रोथ ही वो रजिस्टर करेगी। वो किस वजह से होगा? इट विल बी मेनली ड्रिवन बाई स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंजम्पशन। मतलब हम विदेश में बेचें ना बेचें, लेकिन हमारे देश के ही लोग इतना सामान खरीदेंगे और कंज्यूम करेंगे और इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे कि इसकी वजह से ही हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छे से ग्रोथ करने वाली है। ऑलराइट, और मल्होत्रा जी ने और भी बातें कही हैं कि 2025 बहुत चैलेंजिंग रहा है। जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स रहे, रशिया यूक्रेन का, इसराइल का, ये सारी चीज़ें चली रही हैं। फिर ताइवान को भी वो थ्रेटन कर रहा है, चाइना। ऑलराइट, फिर यूएसए ने टैरिफ वगैरह भी बहुत सारे लगाए हैं। इसकी वजह से अनसर्टेनिटी है इंडिया के ऊपर, नहीं समझे, है ना, फाइनेंशियल सिस्टम की बात। लेकिन इनके अलावा भी वर्ल्ड अगर देखा जाए तो द वर्ल्ड इकोनॉमी हैज़ प्रूवन टू बी मोर रेजिलियंट देन एंटिसिपेटेड। तो ज़्यादा वर्ल्ड की इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा रेजिलियंट हो गए, वर्ल्ड की इकोनॉमी रेजिलियंट हो गई। ऑलराइट, ये बोला गया है। फिर संजय मल्होत्रा जी ने बोला है कि जो स्टेबल कॉइन्स हैं उससे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। स्टेबल कॉइन देखो, एक होते हैं क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी। ऑलराइट, तो ये प्राइवेटली ओन्ड होती है और ये क्रिप्टो बेस्ड होती है। बिटकॉइंस हो गए, है ना। क्रिप्टो टेक्नोलॉजी वो होती है कि मतलब जिसको हैक वगैरह नहीं कर सकते, और डिसेंट्रलाइज्ड स्टोर होती है इसमें इंफॉर्मेशन। ठीक है कि नहीं। तो प्राइवेटली ओन्ड है क्रिप्टो करेंसी, जैसे मैंने बताया, बिटकॉइंस वगैरह हो गई, और भी बहुत सारे हैं, आई डोंट रिमेंबर ऑल द नेम्स। ऐसे ही जो गवर्नमेंट ने हमारी ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी निकाली थी, ये एक तरह से हमारा डिजिटल रुपया है। ऑलराइट, तो ऐसे ही डिजिटल करेंसी है स्टेबल कॉइन्स। ये स्टेबल कॉइन्स वो होते हैं, दीज आर बैक्ड बाई सम स्ट्रॉन्ग करेंसीज, बैक्ड बाई स्ट्रॉन्ग करेंसीज। चाहे डॉलर से बैक हो जाएगा, जैसे मैं एक कॉइन निकाल दूं, ठीक है कि नहीं, जो कॉइन, तो अगर मैं कहूं कि ये ऐसे ही है, फर्जी है, प्राइवेट, तो उसको परचेज नहीं करेगा। अगर मैंने अपने जो कॉइन को लिंक कर दूंगा डॉलर से, कि जैसे जैसे डॉलर की वैल्यू रहेगी वैसे ही मेरी जो कॉइन की वैल्यू रहेगी, तो मेरा जो कॉइन क्या हो जाएगा, आपका जो कॉइन स्टेबल कॉइन में आ जाएगा, क्योंकि वो स्टेबल बना रहेगा, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगी, बिकॉज डॉलर इज़ अ स्ट्रॉन्ग करेंसी, इट्स प्राइस डज नॉट फ्लक्चुएट दैट मच। ठीक है कि नहीं। तो इसको स्टेबल कॉइन्स करते हैं। चाहे स्ट्रॉन्ग करेंसी से भी लिंक कर सकते हैं, चाहे हम गोल्ड या सिल्वर प्राइसेस से भी इसको लिंक कर सकते हैं। ऑलराइट, तो उसको स्टेबल कॉइन्स बोलते हैं। तो हमारे संजय मल्होत्रा जी ने यही बोला है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स स्टेबल कॉइन्स लेके आ रहे हैं, उसकी वजह से हमको थोड़ा सा इश्यू आ सकता है। और हम यही कहेंगे, ग्लोबल इसको बोला है, ग्लोबल बैंक्स को, ग्लोबल बॉडीज़ को यही बोला है कि जो प्राइवेट स्टेबल कॉइन्स हैं या प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज टाइप की हैं, इसको रेगुलेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना, कंट्री की सोवरेनिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। ऑलराइट, हमारा हमारा जो है सीबीडीसी बोलते हैं, जो हमारा डिजिटल करेंसी है उसको। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एनपीएस के बारे में। मैंने कल आपको बताया था ग्रॉस एनपीएस क्या होते हैं और एनपीएस क्या होते हैं। आई होप वो आपको समझ में आ गया होगा, आई एम नॉट रिपीटिंग दैट। लेकिन इसमें एक टर्म दिया हुआ है, इसमें देख लेते हैं। देखो, मैंने बताया था कि जो ग्रॉस एनपीए वो हमारे 2.1% हो गए हैं अभी। ऑलराइट, और अगर नेट एनपीएस देखें तो वो 0.5% ही है, सारी बैंक्स के मिला के, पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक्स को मिला के। तो ये बोल रहे हैं कि ये 2027 मार्च तक आते आते 1.9% ही रह जाने हैं, जो ग्रॉस नेशनल परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, है ना। तो ये मैंने बताया था कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। जीएनपीएस की देखें तो 2 सिनेरियोज़ में इसको डिस्कस किया गया है। की सिनेरियोज़ की बात करें तो 2 सिनेरियोज़ में इसको डिस्कस किया गया है। तो एडवर्स सिनेरियो 1 इसका नाम दिया गया, दूसरे सिनेरियो में एडवर्स सिनेरियो 2 का बात की गई है। तो एडवर्स सिनेरियो 1 में
हमारी जो क्या नाम है उसका, एनपीएज हैं वो बढ़ सकते हैं। अभी 2.1% है। अगर हमारी इकोनॉमी एडवर्स सिनेरियो 1 को फेस करेगी तो 2.1% हो सकते हैं। अगर एडवर्स सिनेरियो 2 को फेस करेगी तो ये 4.2% हो सकते हैं। नहीं समझे? तो ये बढ़ सकते हैं। तो एडवर्स सिनेरियोज हैं क्या क्या? तो पहला एडवर्स सिनेरियो ये कहता है कि अगर पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी ग्रेजुअल स्लो डाउन होने लगता है ना, हम वर्ल्ड की इकोनॉमी ग्रेजुअल स्लो डाउन होने लगता है और हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे स्लो डाउन करती है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज इन द वर्ल्ड, जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, तो हमारा ये सिनेरियो 1 हो जाएगा। तो हमारी क्या हो जाएगी? 3.2% एनपीएज हो जाएंगे बढ़ के। सिनेरियो 2 ये कहता है कि ग्लोबल की ट्रेड अनसर्टेनिटीज ऐसी हो जाएं कि अनफेवरेबल ट्रेड डील्स हम लोग कर रहे हैं दुनिया के साथ, एकदम जैसे यूएसए हम पे दबाव डाल के ऐसी ट्रेड डील फाइनल करवा दे कि हमारी ही इकोनॉमी को उससे नुकसान होने लगे। तो ऐसी अगर सिनेरियो होगी तो हमारे एनपीएस और बढ़ जाएंगे और वो 4.2% हो जाएंगे। नहीं समझे? तो अगर ऐसे दोनों सिनेरियोज नहीं रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि मार्च तक आते आते हमारे 1.9% ही हो जाने हैं। आई होप कितना आपको समझ में आ गया होगा। तो कंट्री ने यही बोला है कि हमारा जो CRAR है वो बढ़ सकता है। मतलब अभी अगर नॉर्मल सिनेरियो में डिक्रीज़ करेगा, 17.1% है अभी, और 16.8% हो जाएगा। लेकिन हाँ, सॉरी, ये डिक्रीज़ ही करेगा क्योंकि अच्छी बात नहीं होती है डिक्रीज़ करना। देखो CRAR मैं बता देता हूँ इसको। इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। इसको हम CAR भी बोल देते हैं, कैपिटल एडिकेसी रेशियो। इसका मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ कैपिटल बैंक है, बैंक के पास कितना पैसा है और उसके रिस्की एसेट्स कितने हैं उसको डिवाइड कर दो तो, है ना। गिव मी अ सेकंड। ओके, तो मैं ये बता रहा था CRAR का, मैं बता रहा था कि कितनी कैपिटल बैंक के पास है और कितने ही उसके रिस्की एसेट्स हैं उसका डिवाइड कर दो तो आता है। तो कैपिटल क्या क्या होती है? दो तरह की कैपिटल होती है, एक होती है Tier 1, एक होती है Tier 2। इसमें आती है हमारी कोर कैपिटल। ऑलराइट, कोर कैपिटल। कोर कैपिटल का वो मतलब होता है जो सरकार ने लोगों ने बैंक में पैसा जमा किया हुआ है, प्लस बैंक ने लोगों को लोन दिया हुआ है, उनको एसेट बोलेंगे। वो Tier 1 में आता है। Tier 2 में बाकी की चीज़ें आ जाती हैं। इसमें कोर में वो भी आ जाएगा कि बैंक की बिल्डिंग्स वगैरह हैं, है ना। वो सब भी आ जाता है। Tier 2 में आ जाएंगे जैसे अनडिस्क्लोज्ड एसेट्स हैं। अनडिस्क्लोज्ड लिख देता हूँ, हमने छुपा के रखे हुए हैं, बैंक ने बताया ही नहीं कि हमारे पास ये पैसा भी, तो वो आ जाएगा इसमें। प्लस कुछ लोग रिटेन्ड अर्निंग्स, मतलब लोगों की सैलरी रोक रखी हो, है ना, इंक्रीमेंट नहीं दिया हो या कुछ नहीं दिया हो, तो वो सब भी Tier 2 में आ जाता है। तो इसको हम कैपिटल देखते हैं, उससे डिवाइड कर देंगे रिस्की एसेट्स को। तो रिस्की एसेट्स अगर ज़्यादा होते जाएंगे भाई, सीधी सी बात है, तो ये CRAR कम होता जाएगा। नहीं समझे? अगर बाजिल नॉर्म्स की बात करें, बाजिल 3, तो CRAR की जो वैल्यू है वो 9% मेंटेन करना जरूरी है ना। लेकिन इंडिया में हम लोग कितना मेंटेन करके चलते हैं? 18-19% मेंटेन करके चलते हैं। इस समय प्रेजेंट में 17% है, तो ये और कम हो सकता है। ठीक है, अगर ये सिनेरियो 1 और 2 आ जाते हैं तो इसकी वैल्यू और कम हो जाएगी भाई। हो सकता है हम 9% पर भी पहुंच जाएं, जो मिनिमम हमने सेट किया हुआ है उसको। तो ये Tier 1 Tier 2 आई थिंक मैं ये बता चुका हूँ आपको। क्लियर है कि नहीं? तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। लेट मी चेक एस रिकॉर्डिंग। तो हम बात कर लेते हैं जीएसटी की। तो देखो, जीएसटी में रिफॉर्म्स किए थे अभी कुछ दिन पहले। तो जीएसटी रिफॉर्म्स को नाम दिया गया था भाई, ये नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी है। वाह जी वाह, GST 2.0 है ये। वाह जी वाह। तो 4 स्लैब हुआ करते थे पहले, 5%, 12%, 18%, 28%। इससे हमने 3 स्लैब सिस्टम कर दिया था। बोले 5% रखेंगे, 18% और 40%। 28% वाले को गायब कर दिया और 12% वाले को गायब कर दिया। 5% वाले में मेरिट रेट लगेगा। रेट लगेगा मेरिट गुड्स पे। मेरिट गुड्स वो होते हैं जिनको सरकार प्रमोट करती है कि लोग इनको खरीदें, जैसे दूध हो गया, घी हो गया, आटा हो गया। नहीं समझे? इनको मेरिट गुड्स बोलते हैं। इस तरह का कोई भी आइटम है जो सरकार खरीदे, उसको अपन लोग मेरिट गुड्स बोल देंगे। मेरिट रेट लगता है उस पर। दूसरा है स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट वो रेट है जो स्टैंडर्ड की जो वस्तु है जिनको मीडियम क्लास फैमिली वाले खरीद लेते हैं, वो ले पाएँ। जैसे अगर किसी को फ्रिज खरीदना है, ठीक है कि नहीं, तो स्टैंडर्ड रेट लगा दो भाई, क्योंकि ये गरीब भी ले सकता है, अमीर भी ले सकता है इसको। फिर आ जाते हैं लग्जरी आइटम्स। जैसे मैं खरीदूंगा क्या, मेरी लग्जरी क्या है?
मेरे लिए तो सब कुछ ही लग्जरी है, बट जैसे मान लो कोई कार खरीद रहे हो आप, जी वैगन, है ना, 3 करोड़ की गाड़ी है, तो उस पर 40% टैक्स आपको देना पड़ेगा। नहीं समझे? अगर आप 3 करोड़ की गाड़ी ले सकते हो तो जाहिर सी बात है इतने अमीर तो आप हो ही कि आप टैक्स दे पाओ 40%, है ना। तो शौक से दे देते हैं लोग, पैसा है तो खर्च कर देते हैं। फिर आते हैं सिन गुड्स। सिन गुड्स वो होते हैं जिनको गवर्नमेंट डिस्करेज करती है, जैसे सिगरेट्स, पान मसाला, पान मतलब गुटखा, ठीक है कि नहीं। तो इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट डिस्करेज करती है, तो उन पे भी 40% लगाया है। तो मतलब ज़िंदगी अगर सस्ती नहीं है तो मौत क्यों महंगी हो भाई। तुम अगर गुटखा सिगरेट खा रहे हो तो सस्ते थोड़ी ना मरोगे, महंगे मरोगे। क्यों? फिर तुम्हारा इलाज भी सस्ता कर दिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, 1 रुपया दे के पर्चा बनवा लेते हो तुम, फ्री में दवाइयाँ ले आते हो वहाँ से। तो कम से कम मर रहे हो तो ठीक से मर लो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसमें सरकार ने यही बोला है कि गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट थोड़ा सा बढ़ा है। क्यों? क्योंकि देखो, जीएसटी रिफॉर्म्स हमने किए तो रेवेन्यू कलेक्शन कम हो गया। इसको थोड़ा सा करते हैं, रेवेन्यू कलेक्शन क्या हो गया? कम हो गया। ये रहा तुम्हारा रेवेन्यू कलेक्शन, और खर्चा हमारा क्या जाता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या है? ये है डेफिसिट। ये टोटल कितना हो गया है? 22% का गैप आ गया है, ये हमारा डेफिसिट में इंक्रीज हो गया। लेकिन हाँ, अभी एक और न्यूज आई है आज 2 तारीख को कि मतलब जो जीएसटी है वो प्री प्री रिफॉर्म लेवल पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। नहीं समझे? वो मैं आज की न्यूज़ में कवर करूंगा 2 तारीख वाली में। तो डाटा हमारे कैग ने रिलीज किया है कि 10% का, तो देखो मैं देखता हूँ इसमें कहाँ लिखा है। टोटल एक्सपेंडिचर कितने का बढ़ा है? 12%। जो एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हुआ है ये बढ़ा है 12%, है ना। और तुम्हारा जीएसटी में कमी आई है लगभग 13% की। टोटल रेवेन्यू लास्ट ईयर से 13% कम हो गए नवंबर में। तो समझो टोटल 25% का लगभग ये गैप आ गया है। तो ये क्या है? फिजिकल डेफिसिट में ही जाएगा, है ना। तो बस यही चीज़ बताई है। तो ये जो हमने जीएसटी के रेट्स कम किए हैं सितंबर से, सितंबर 22 2025 से हमने किए ना, तो मंथली इनडायरेक्ट टैक्स में भी कमी आई है। ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई है। इसको हम जाते, अमाउंट वगैरह ये कभी पूछी नहीं जाएंगी, बट जाने देते हैं इसको। तो बस यही चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि क्या रिफॉर्म्स आए और इसकी वजह से क्या आ रहा है ना। लेकिन आज की ये न्यूज़ है कि जीएसटी 1.7 लाख करोड़ रुपए दिसंबर 2025 में कलेक्ट हुआ है, और ये पिछली बार से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो मतलब हम पिछले साल अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें, दिसंबर 2024 से हल्का सा ज़्यादा है। इसका मतलब हम प्री रिफॉर्म वाले उस पर थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि जब से ये रिफॉर्म आया तब से जीएसटी कलेक्शन कम हो गया है और मरे जा रहे हैं। बोले नहीं, ऐसा नहीं है, अब हम ट्रैक पे गाड़ी आ गई है। ऑल राइट, आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वुमेन की नाइट शिफ्ट के लिए हमने रूल्स आउट किए हैं। ये अभी क्या है? ड्राफ्ट पब्लिश किया है। ड्राफ्ट, याद रखना, ड्राफ्ट का मतलब होता है कि इसको पब्लिक पे दे दिया है हमने डिस्कशन के लिए। पब्लिक इसमें बताएगी, बोले ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। उसके बाद सरकार इनमें से देखेगी, अच्छा ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, क्या क्या चीज़ें हैं उनको ये रखेगी, कुछ चेंजेस भी कर देगी। उसके बाद क्या आएंगे? फाइनल रूल्स आएंगे, तब मैं इनको अच्छे से डील करूँगा। लेकिन याद रखना, ये आएंगे। जैसे अभी नाइट शिफ्ट की बात कर लें तो वुमेन के लिए रखा है कि 48 घंटे एक हफ्ते में, इससे ज़्यादा हम नाइट शिफ्ट नहीं लगाएंगे लेडीज़ की। 7 बजे शाम को, सुबह 6 बजे तक ही काम करेंगी, ये है कि नहीं। ये सारी चीज़ें हैं। और गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड 30 से 45 दिन की विंडो दी है कि पब्लिक के फीडबैक के लिए, इस ड्राफ्ट के लिए। और गवर्नमेंट ने जो लेबर कोड थे वो ला तो हम 2020 और 2021 में ही आ गए थे, चारों लेबर कोड्स को, लेकिन उनका इन्फोर्समेंट था, इन्फोर्समेंट जो था वो कुछ का तो हो गया था, कुछ प्रोविजंस का तो उसमें इन्फोर्समेंट कर दिया था, लेकिन बाकी का नहीं किया था, है ना। तो ये यूपीएससी 2024 के मेंस में भी आया था। ऑल राइट, तो इट वाज इम्पोर्टेंट, तो मैंने बता दिया था। अब जब इसके न्यू रूल्स आएंगे तभी इसको डिस्कस करेंगे। अभी इसको डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हो सकता है ये 48 घंटे अभी रखा है, तो हो सकता है इसको चेंज भी कर दें आगे चल के। यू विल सी दैट। ऑल राइट, प्लस ये हम बता दें, जिया उर रहमान जो था, उसकी बीवी खालिदा जिया, वो जा चुकी हैं। कहाँ खालिदा जिया नाम लिखा है कहीं इस पर? ये रही खालिदा जिया, ठीक है, मर गई हैं। ये बांग्लादेश की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ये मैं 2 3 दिन से कवर कर रहा हूँ, बस ये नाम याद रखिए आप। नेक्स्ट हम बात कर देते हैं डिसेबल्ड मिलिट्री कैडेट्स के लिए एक नई साल में खुशखबरी दी गई है कि हेल्थ कवर है
उसमें थोड़ा सा इंक्लूड कर लिया गया है इनको। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम। ये लोग क्या मांग रहे थे? पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी, सुप्रीम कोर्ट ने फिर इनको ऑर्डर दिया और उसके बाद ये फैसला किया गया है। ठीक है, इसको देखते हैं। ये था, ये पिटिशनर कह रहे थे भाई हमारे जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, जो ट्रीटमेंट है डिसेबल्ड कैडेट का, वो हमको करके दो फ्री ऑफ कॉस्ट। बोले ठीक है जी। जो हमें पेंशन मिलती है वो डिसेबल्ड लोगों की पेंशन मिले, जो थोड़ी सी बढ़ के मिलती है, प्लस जो हमें स्टेटस है वो एक्स सर्विसमैन का स्टेटस दिया जाए। जैसे ये आदमी है, ये व्हील चेयर पर बैठा है, इसकी रिटायर होने की एज नहीं थी पर ये डिसेबल हो गया, उसकी वजह से इसको ज़बरदस्ती रिटायर करना पड़ा, तो इनको एक्स सर्विसमैन नहीं बोला जा रहा था। ठीक है, तो इसको भी मान लिया गया है। एजुकेशन और लाइवलीहुड, बोले हमें हमारे बच्चों को और उन सबको शिक्षा भी दो और लाइवलीहुड प्रोटेक्ट करो हमारा, मतलब इधर उधर से कुछ ना कुछ काम दिलवा दो जिससे हम अपना खर्चा पानी भी चलाते रहें। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बोला है कि देखो जी, अमीकस क्यूरी को हम भेज रहे हैं। अमीकस क्यूरी होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, याद रखना इस टर्म को, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। ये न्यूट्रल आदमी होता है ना, आदमी औरत कुछ भी हो सकता है। तो इसको भेजा, बोले कि पेमेंट और रीहैब लाइवलीहुड के बारे में कुछ रिकमेंडेशन सेंड करी थी इन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री को, बोले इस पर काम करके दो। डिफेंस मिनिस्ट्री से बोला गया कि तुम इस पर रिकमेंडेशंस अपनी प्रिपेयर करो और कोर्ट को बताओ कि तुम क्या करने वाले हो। अभी तक के लिए क्या हेल्प दी है इनको? जो एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम चलती है, तो जैसे होता है ना, किसी भी हेल्थ स्कीम में जाओ तो 2,000 3,000 500 ऐसे कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं 1 साल के, तो उसी के बाद ही तुम इनरोल हो सकते हो, है ना। तो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट, ये मतलब कंट्रीब्यूशन में फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब ये इसमें इनरोल हो सकेंगे। बोले फ्री ऑफ कॉस्ट इनरोल हो जाओ, प्लस तुम्हारा कितना भी इलाज चल रहा हो, कोई मॉनेटरी सीलिंग नहीं है। अगर तुम्हें 2 करोड़ रुपए का भी इलाज करवाना है ना, तो सरकार करवा के देगी। ये कर दिया है ये, ठीक है कि नहीं। और नो एज ऑफ मेडिकल कंडीशन, जो मतलब ये नहीं कि तुम 50 साल तक ही इलाज करवा सकते हो, नहीं, कोई एज भी वो ख़त्म कर दी है। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब नो कंट्रीब्यूशन इन हेल्थ स्कीम, प्लस नो सीलिंग ऑन स्पेंडिंग। थर्ड है तुम्हारा नो एज लिमिट, है ना कि नहीं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एनटीपीसी की। यूएस की फर्म सेकंड ऐसी फर्म बनी है जो अब इंटरेस्ट हुई है हमारे यहाँ वो बनाने में। तो शिकागो बेस्ड है, एक नाम है इसका क्लीन कोर थोरियम एनर्जी, ओनली द सेकंड अमेरिकन कंपनी टू हैव बैक्ड, इसने बैक किया है एक्सपोर्ट लाइसेंस फ्रॉम यूएस, मतलब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इंडिया को भेजेगी ये। 20 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है, ठीक है कि नहीं। ये सारी कहानी है। इंडिया के पॉलिसी मेकर्स थोरियम को एक बहुत ही अल्टरनेटिव मान के चलते हैं यूरेनियम का। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ, बिकॉज आई वॉज इन कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट फॉर 7 मंथ्स। लेट मी टेल यू व्हाट इट डज। तो हम वर्ल्ड की पहली कंट्री होने वाले हैं, वो 3 स्टेज का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हम बना रहे हैं, नहीं समझे। पहला पहला जो ये स्टेज 1 है, पहले स्टेज में क्या होगा देखो मैं बता दूँ, थोड़ा सा इसको ऐसे समझ लो। यहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट ये होगा, ये स्टेज 1, इसके बगल में दूसरा, जस्ट बगल में स्टेज 2, जस्ट बगल में तीसरा स्टेज 3। ऑल राइट, तो हम स्टेज 1 के अंदर की बात समझेंगे। ये मान लो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, तो इसमें हम प्लूटोनियम-239 हमने एक फ्यूल करके रखा हुआ है ना। जैसे ये कमरा होगा इस तरह से कुछ, मान लो ये चैम्बर है जिसमें हमने प्लूटोनियम रख रखा है, तो इसको हम बोलते हैं, जैसे ही हम इसमें फ्यूल कर देते हैं ना, फ्यूल भर देते हैं, इसको कोर लोडिंग बोला जाता है। कोर को हमने लोड कर दिया, बोले ठीक है। अब इसमें लगेगी आग, हम इसमें न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करेंगे, ढेर सारे न्यूट्रॉन्स भेजेंगे इसमें, तो इससे क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, कुछ न्यूट्रॉन्स भी निकलेंगे तो वो बाहर जाएंगे, नहीं समझे। तो हमने यहाँ पे इसके साइड्स में अपन लोग क्या करते हैं, एक फर्टाइल मटेरियल यूरेनियम-238 हम लगा देते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हमने लगा रखा है, यूरेनियम-238। 2 तरह के न्यूक्लियर मटेरियल होते हैं, एक होता है फर्टाइल, एक होता है फिसाइल। फर्टाइल मटेरियल वो होता है जो जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं हो सकती, लेकिन हाँ इसमें कुछ चेंजेस कर दें तो ये फिसाइल मटेरियल बन जाता है जिसमें कि न्यूक्लियर रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। तो यूरेनियम-238 क्या है, ये फर्टाइल मटेरियल है। तो जैसे ही इसमें न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग होगी ढेर सारी, तो इसमें क्या होगा, यूरेनियम-238 किस में बदल जाएगा, प्लूटोनियम में चेंज हो जाएगा। जो यूरेनियम-238 जो फर्टाइल था
वो प्लूटोनियम 238 फिसाइल मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं समझे? तो हम प्लूटोनियम 239 इसमें लगा रहे थे, फिर ये यूरेनियम से हमको प्लूटोनियम मिल गया। तो जितना हमने प्लूटोनियम यहाँ पे खर्च किया नहीं था, उससे ज़्यादा ही मतलब मोर प्लूटोनियम 239 यहाँ पे फिसाइल मटेरियल मिल जाता है। तो स्टेज 1 कंप्लीट हो गई। अब इसी को हम क्या करेंगे, स्टेज 2 में यूज़ करेंगे। हमने प्लूटोनियम 239 तो कोर लोडिंग कर दी, कोर CORE, कोर लोडिंग, ठीक है कि नहीं। फिर हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, थोरियम 232 इसके साइड साइड में। नहीं समझे? इसकी रॉड्स हमने लगा दी थोरियम की, ये फर्टाइल है। सेम इसमें आग लगेगी, इससे न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, ये थोरियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरेनियम 232। ये फर्टाइल था और ये क्या है, फिसाइल है। ये स्टेज 3 में हमको और न्यूक्लियर मटेरियल मिल गया, इसको हम आगे और यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो ये 3 स्टेज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, ठीक है कि नहीं। जैसे देखो, ये था यूरेन 238, ये फर्टाइल था, लेकिन यूरेन 232 क्या है, ये फिसाइल है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे बता देना, मैं एक नई इस पर वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। 3 स्टेज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ पे चल रहा है इसका काम? कलपक्कम में चल रहा है। तो इसके पाइप्स बनते हैं। जो भी नॉर्मल पाइप होगा वो लो टेम्परेचर पे काम करता है ना, तो हाईली स्ट्रेसेस को झेल पाता है। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो वैसे ही पिघल जाएगा। तो इतने टेम्परेचर पे इतना प्रेशराइज्ड वाटर वगैरह अगर इसको देखना है तो पाइप भी मजबूत होना चाहिए। तो मैं बता देता हूँ, वैसे मुझे बताना नहीं चाहिए। P91 मटीरियल को हम लोग वहाँ पर डेवलप कर रहे थे, ठीक है कि नहीं। तो P91 मटीरियल ऐसा मटीरियल है कि जो हाई टेम्परेचर्स पे भी आ, इसको सस्टेन कर सकता है, इतने थर्मल स्ट्रेसेस को। नहीं समझे? 9 मॉलिब्डेनम 1 क्रोमियम, दैट्स इनफ। प्रगति स्कीम के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ 2-3 दिन पहले। इसकी फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ये ऐसी स्कीम है सरकार लेके आई, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म भी हमने लॉन्च किया है, प्रगति प्लेटफॉर्म। ऑलराइट। तो सरकार क्या कर रही है कि जितने भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर रही है सरकार, वो टाइमली इम्प्लीमेंट हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मॉनिटर करो, कहीं से भी मॉनिटर करो, उसकी डाटा अवेलेबल होना चाहिए। टाइमली इसको इम्प्लीमेंट करना है एक तरह से, है ना। जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की चल रही है, रोड बन रहा है, सड़क बन रही है ना, रेलवे प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, PM गति शक्ति के अंतर्गत जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो वो सारी चीज़ें जल्दी करनी है, बस उसी के लिए प्रगति प्लेटफॉर्म लाया है। इट इज़ अ मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म। ये एक तरह से गुड गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए है। तो इसकी मीटिंग्स होती रहती हैं, तो मोदी ने उसको एड्रेस किया था, 2-3 दिन से चल रहा है, इसको याद रखना बस। ऑलराइट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अमोनियम नाइट्रेट की। ये न्यूज़ में है, ये UPSC में पूछा जा सकता है डेफिनेटली। किस तरह से पूछा जाएगा ये मैं भी बताता हूँ। पहले अमोनियम नाइट्रेट को समझ लेते हैं। सफ़ेद रंग का होता है, NH4NO3 इसका वो होता है सिंबल। सफ़ेद रंग का होगा, ओडरलेस होगा, मतलब इसमें से बदबू नहीं आएगी, सॉलिड होगा ये, पानी में घुल जाता है ये। नहीं समझे? अगर अलोन अकेला पड़ा हुआ है तो स्टेबल होता है ये, कुछ नहीं फटेगा नहीं। लेकिन अगर इसको मिक्स कर देते हैं फ्यूल ऑयल्स के साथ, जैसे ANOV अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल के साथ अगर इसको मिक्स कर दिया तो ये फट जाता है, एक्सप्लोसिव हो जाता है। तो इसको माइनिंग्स में यूज़ करते हैं एक्सप्लोजन्स कराने के लिए। तो देखो कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ हुआ था। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसका इसके लिए यूज़ किया गया, जम्मू कश्मीर में फिर ब्लास्ट हुआ था उसके लिए यूज़ किया गया, एक बेरठ में ब्लास्ट हुआ था 2022 में या 23 में, आप लोगों को याद होगा, बहुत तगड़ा ब्लास्ट था। तो लगभग 5-6 टन अमोनियम नाइट्रेट था। ऐसा लगा था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट कोई फट गया है वहाँ पे, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया, इतना खतरनाक ब्लास्ट हुआ था वहाँ पे बेरूट में। तो वहाँ पे भी अमोनियम नाइट्रेट ही फटा था। तो इतने इतने इंसिडेंट्स हो चुके हैं। आई होप इससे ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। अदर आते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, ये अमोनियम नाइट्रेट था, ऑलराइट, ऊपर वाला पोटेशियम नाइट्रेट, ये सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट हो सकता है। पर क्लोरेट्स भी होते हैं और क्लोरेट्स भी एक्सप्लोसिव्स होते हैं। ANFO मैंने बता दिया, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, ये मिला देते हैं। वाटर जेल भी एक्सप्लोसिव हो सकते हैं, प्लस प्लास्टिक एक्सप्लोसिव्स भी होते हैं, है ना। और उसमें पूछ लेंगे UPSC वाले, ये पूछेंगे इनमें से कौन कौन से एक्सप्लोसिव्स हैं। तो आई होप कि आप इसको याद रख पाओगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। देखो मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी परसों, शॉर्ट वीडियो, और उसी की देखो ये न्यूज़ बन के आ गई। तो जम्मू कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट के किसी गांव में अपन लोग विलेज में टेररिज्म को फाइट करने के लिए लोगों को, सिविल गांव में रहने वाले लोगों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। नहीं समझे?
ये कर किया जा रहा है विजिलेंस डिफेंस गार्ड्स स्कीम के अंतर्गत। विजिलेंस विजिलेंस मतलब देख रेख करनी है, डिफेंस गार्ड्स बनाने हैं गांव के लोगों को, और उसकी स्कीम के अंतर्गत अपन लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो टेररिज्म से डरना नहीं है, गोली मार देनी, प्लस मिलिटेंट्स भी आ जाएं तुमको मारने के लिए तो गोली मार दो वहीं की वहीं। ऑलराइट, तो बंदूक रखने का अधिकार विलेज में सब गांव के सभी लोग बंदूक नहीं रख पाएंगे। एक काउंसिल बनाई जाएगी 10-15 लोगों की, उसमें ही कुछ लोगों को बंदूक रखने का अधिकार दिया जाएगा। कोई गांव में टेररिस्ट आता है तो दे दो वहीं पे दबा के। फिर ये 31 दिसंबर का लास्ट सनसेट है, देख लो भाई। केरला के तिरुवनंतपुरम के बगल में एक ये शंगुमुगम शंगुमुगम बीच पड़ा था, उसका नाम था ये शंगुमुगम। पूछ सकते हैं, बीच वगैरह कभी कभी पूछ लेते यूपीएससी वाले, आई होप। एक एक्सरसाइज हुई है यूएई और इंडिया के बीच में, एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2, इसका नाम याद रखना। इंडिया यूएई के बीच में सेकंड एडिशन हुआ है, तो यूएई में ही हुआ है ये, इंडिया में नहीं हुआ है। तो इस नाम की डेजर्ट नाम से बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, उनको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, एक अकेली साइक्लोन के नाम से आए तो वो इंडिया और इजिप्ट की एक्सरसाइज है। अकेला साइक्लोन पूछ ले तो क्लियर है। डेजर्ट वॉरियर पूछ ले कि डेजर्ट में रहने वाले योद्धा, वो भी इजिप्ट वाले हैं। ठीक है, ये एयर की एक्सरसाइज है। डेजर्ट साइक्लोन मैंने आपको बता दिया इंडिया और यूएई की है। डेजर्ट नाइट की बात करें, नाइट मतलब ये भी योद्धा ही बोले जाते हैं एक तरह से, इंडिया और यूएई और फ्रांस के बीच में है, ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है। डेजर्ट फ्लैग, डेजर्ट में जाके झंडा गाड़ देंगे तो ये यूएई करवाता है। ठीक है, डेजर्ट ईगल के बारे में बात करें, ये एयर की है इंडिया और यूएई के बीच में। और डेजर्ट हंट की बात करें तो ये ट्राई सर्विस है इंडिया की। हंट हम लोग अपने डेजर्ट में जाके करेंगे पाकिस्तानियों को, क्लियर है कि नहीं। और एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, ANA तीनों मिलके हंट करेंगे। तो ये तो इंडिया की है, क्लियर है। आई होप कि आपको याद रहेगा। डेजर्ट ईगल यूएई, डेजर्ट झंडा यूएई, डेजर्ट के योद्धा यूएई विद फ्रांस एंड इंडिया, डेजर्ट साइक्लोन यूएई। लेकिन डेजर्ट वॉरियर्स की बात करें तो इजिप्ट के साथ है, और साइक्लोन की बात करें अकेली तो इजिप्ट के साथ। आई होप कि ये आपको याद रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रलय मिसाइल की। इसको बोल हमने साल्वो लॉन्च किया, मतलब एक के बाद एक लॉन्च होती हैं ये, है ना। एक साल्वो लॉन्च है, एक वो होता है कैनिस्टर लॉन्च, है ना। तो उसमें भी एक के साथ एक लॉन्च होती है, थोड़ा सा अंतर है इसमें, उसको इसको जाने देते हैं। लेकिन प्रलय मिसाइल के बारे में जान लेते हैं। इंडिजिनसली डेवलप किया गया है भाई, इंडिया के लोगों ने ही इसको डेवलप किया है, DRDO ने बेसिकली। ऑलराइट, शॉर्ट रेंज है इसकी, मतलब 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर दूर तक मार सकती है ये। ठीक है, जैसे अगर कोई आदमी दिल्ली में बैठा है तो आगरा 200 है और कानपुर 300 है यहाँ से, तो आगरा मतलब दिल्ली से कानपुर तक मार सकती है। इसकी स्पीड है मैक 6.5। 5 मैक से ऊपर अगर स्पीड चली जाती है तो उसको हाइपरसोनिक बोल देते हैं, बट इसमें लिखा नहीं है कि हाइपरसोनिक है, तो हम इसको अपनी तरफ से मानते नहीं हैं। इतनी इसकी मैक्सिमम स्पीड है। मार्क 6 का मतलब मतलब ये साउंड की जो स्पीड है उससे 6.1 गुना ज़्यादा है, ये इसका मतलब होता है। क्वासी बैलिस्टिक है। बैलिस्टिक मिसाइल मैंने बताया था, ऐसे करके जाएंगी, ज़मीन से उठ के ऐसे मार देती हैं। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल होती है वो नीचे नीचे करके जाती हैं, मैंने ये बताया था। ये क्वासी बैलिस्टिक है, मतलब ये ऐसे करके जाएगी और ऐसे करके मार देगी। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सरफेस से ही उठेगी और सरफेस पे ही मार देगी। क्लियर है कि नहीं। DRDO ने इसको डेवलप किया है। इसको लॉन्च कहाँ से किया होगा मैंने आपको बताया था, चांदीपुर बीच से ही ये लोग लॉन्च करते हैं। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है वहाँ पे, या फिर चांदीपुर से करेंगे या फिर राजस्थान में करेंगे, दो ही जगह हैं। फिर देखो, ड्राफ्ट लेबर कोड के रूल्स हमने पब्लिश किए हैं। ये ड्राफ्ट है, मैंने बताया जब फाइनल आएगा तभी इनको स्टडी करेंगे, ऊपर मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पानी की कमी हो रही है और वर्ल्ड में, मतलब जैसे वो हो रहा है डिस्ट्रेस। ये न्यूज़ इसलिए आई है क्योंकि इंडिया ने सब 2025 में सरपास कर दिया है चाइना को, और हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर बन गए हैं। ऑलराइट, इंडिया ने ओवरटेक कर लिया चाइना को राइस प्रोडक्शन में 2025 में। एक्सपोर्ट भी हमारा अगर राइस का देखा जाए तो लास्ट डिकेड में डबल हो गया है, डबल। 20 मिलियन मेट्रिक टन पर ईयर हम लोग करने लगे हैं। मतलब 2014 से पहले की अगर बात करें तो 10 मिलियन मेट्रिक टन ही हम चावल एक्सपोर्ट करते थे, और हमने इसको अब डबल कर दिया है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्विफर्स का मतलब होता है ज़मीन का पानी, ग्राउंड वाटर, वो ड्रेन होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। पंजाब हरियाणा की बात करें,
कुआं खोदते थे पहले 30 फुट तक तो पानी निकल आता था। अब 200 फुट तक का भी कुआं खोद देते हैं तो पानी नहीं मिल रहा है इनको। ठीक है। गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ की वजह से क्या हो रहा है कि लोग मतलब वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स ही उगा रहे हैं ज़्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में। तो फार्मर्स जो है लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को नहीं अडॉप्ट कर पा रहे हैं। नहीं समझे क्यों? क्योंकि सरकार सब्सिडी दे रही है भाई। सरकार सब्सिडी देगी तो फार्मर क्या चाहेगा भाई, हमें ज़्यादा पैसा कमाना है तो वो फसल उगाएगा ना जिसमें पैदावार ज़्यादा हो। ठीक है कि नहीं? और जिस फसल में पैदावार ज़्यादा है तो वो पानी भी बहुत ज़्यादा लेगी भाई। तो इसलिए भी ग्राउंड वाटर में दिक्कत आ रही है। अगर 1 किलो चावल प्रोड्यूस हो रहा है खेत में तो उसमें 4000 किलो पानी लग जाता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो जो लोग वेस्ट करते हैं राइस वगैरह, वेस्ट ना करें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्पेस प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। यार कितने बड़ा लेक्चर हो जाएगा क्या। सेकंड पार्ट में इसको कवर करता हूँ।